हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं स्कैम 2003 का। और एंड में जाते जाते मैं आपको बताऊंगा उस कचरे के बारे में जो कि इस हफ्ते रिलीज हुआ डिज्नी हॉटस्टार ऐप पर, जिसमें से पहला कचरा है आखिरी सच का एपिसोड नंबर 3 और दूसरा कचरा है द फ्रीलांसर। ये दोनों कचरे मैंने देखे और फिर देखने के बाद मेरी तो जहर खाने की इच्छा हुई भाई साहब। पर खैर ठीक है, अब रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले स्कैम 2003 आपको मिलेगा सोनी लिव ऐप पर। यह सीरीज एक बुक पर बेस्ड है जिसका नाम है तेलगी स्कैम रिपोर्टर्स की डायरी। इस शो का जॉनरा है बायोग्राफिकल ड्रामा और इस शो का जो पार्ट 1 है इसमें आपको मिलेंगे 5 एपिसोड्स जिसका रन टाइम है अराउंड 60 मिनट्स ईच। और इस सीरीज का जो सेकंड पार्ट है वो रिलीज होगा नवंबर के महीने में शायद, जिसमें इसके आगे के 5 जो एपिसोड्स है वो रिलीज किए जाएंगे। अब इस शो की स्टोरी बेस्ड है स्टैम्प पेपर स्कैम के ऊपर जो कि सामने आया था 2003 में, और ये स्टोरी रिवॉल्व करती है अब्दुल तेलगी के अराउंड जिसने इस पूरे स्कैम को अंजाम दिया। तो इन 5 एपिसोड्स में हमको अब्दुल तेलगी का राइज देखने को मिलता है कि कैसे उसने पूरे स्कैम का एक एस्टैब्लिशमेंट खड़ा किया। अब यार देखो, मुझे इतना आइडिया नहीं है कि ये स्टोरी कितनी सच है, कितनी ड्रामेटाइज्ड या फिक्शनलाइज्ड है, बट मुझे ये स्टोरी बहुत पसंद आई क्योंकि इस स्टोरी में आपको हर एक चीज देखने को मिलेगी कि किस मोमेंट पे अब्दुल तेलगी ने क्या किया, कैसे किया और किसके साथ किया। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इस शो की प्लॉटिंग में बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है और मैं ये भी अंदाजा लगा सकता हूँ कि सारे डॉट्स एंड में जाकर कहीं ना कहीं मिलेंगे। इस पूरे प्लॉट का कोई भी सब प्लॉट नहीं है। दिस शो इज कोर एंड कोर अबाउट द स्कैम। और इस स्टोरी की थीम आपको कई बार स्कैम 1992 वाले शो की याद दिलाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंटेशन स्टाइल। और पता नहीं क्यों इस शो के मेकर्स जो हैं वो स्कैम को इतना बढ़ा चढ़ा के और ग्लैमराइज करके दिखाते हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक है भी, बट फिर भी चलो ठीक है क्योंकि वी ऑल नो कि ऐसे लोगों का एंड क्या होता है। इसके बाद कैरेक्टर डिजाइन भी इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। कई लोग मेरे इस वाले स्टेटमेंट से डिनाई करने वाले हैं, बट अगर आप लोग ये शो देखते हो तो आप भी एक चीज ऑब्जर्व करना कि तेलगी के पास एक सुपर पावर है। वो बंदा भीड़ में खड़ा होकर भी बैक स्टेज से पूरा गेम संभालने वाला कैरेक्टर है। इसी के कॉन्ट्रास्ट में हर्षद मेहता, उस कैरेक्टर को लाइमलाइट में रहना बहुत पसंद था। मतलब ये जो हीरो है इस सीरीज का, ये एक्चुअल में हीरो है ही नहीं। इस बंदे की स्किन टैन हो चुकी है, पेट से तोंद बाहर आ रही है, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की गोलियां खा रहा है। मतलब इस कैरेक्टर के लिए बहुत आसान है कि ये भीड़ में जाके छुप जाए और आप इसको पकड़ भी ना पाओ। इस चीज का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है गगन देव रियार को। पहले एपिसोड से मुझे एक चीज फील हो गई थी कि शायद ये बंदा अपनी पूरी लाइफ इसी रोल के लिए प्रैक्टिस करता है। और दूसरे एपिसोड के एंड में मुझे लगा कि भाई असली वाला अब्दुल कौन था, जिसकी डेथ हो गई वो, या फिर ये जिसको मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ ये। दिस गाय डिजर्व्स एन अवार्ड एंड आई रियली मीन इट। अगर मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं पक्का इनको अवार्ड दे देता। इसके बाद डायरेक्टर है तुषार हीरानंदानी, और मुझे कई बार ऐसा फील हुआ कि इन्होंने अपनी सारी मेहनत गगन देव को तैयार करने में लगा दी, जो कि अच्छी बात भी है, बट इसमें 1-2 प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे कि स्क्रीन प्ले वाले पार्ट पे थोड़ा सा ध्यान दिया जा सकता था क्योंकि इन लोगों ने कुछ चीजों को अननेसेसरीली लंबा घसीटा, तो उसके मुकाबले देखो कुछ चीजें शॉर्ट की जा सकती थी। बाकी का सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर, प्रोडक्शन डिजाइन, इन सभी चीजों का लेवल बहुत अच्छे से मेंटेन किया है थ्रू आउट दीज 5 एपिसोड्स। अब फाइनली इस शो में फिलहाल के लिए कोई सेक्स सीन्स नहीं है, कोई न्यूड सीन्स नहीं है, बट गालियां हैं और कुछ शॉट्स बाहर के भी हैं जहां पर डांसर्स को नाचते हुए दिखाया है। तो अब ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपको किसके साथ देखना है। और इस फर्स्ट पार्ट में थे 5 एपिसोड्स जिसको कि शॉर्ट करके ये 4 कर सकते थे। एंड फॉर दिस फर्स्ट पार्ट मेरी साइड से 4.5 आउट ऑफ 5। फाइनल वर्डिक्ट, इस शो को अपनी लिस्ट में ऐड कर लो और देखना शुरू कर दो। इट्स अ मस्ट वॉच फॉर एवरीवन। और प्लीज हर्षद मेहता वाला जो स्कैम था, स्कैम 1992, उस शो को इस शो से कंपेयर मत करना, वरना आप लोग ये शो एंजॉय नहीं कर पाओगे। और अब बात करते हैं कचरा शोज की, जिसकी मैं स्टार्ट में बात कर रहा था, और उनमें से सबसे पहला है आखिरी सच का एपिसोड नंबर 3। और मैं देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं आपको बहुत शॉर्ट में इसका रिव्यू समझाने वाला हूं। तो कहानी शुरू होती है कि मैं इसका तीसरा एपिसोड देखने के लिए बैठा, फिर मुझे याद आया कि मुझे किचन में कुछ काम करना है, फिर मैंने लगाए ईयरफोन्स, फिर मैं चला गया किचन में, और फिर मैं एपिसोड 3 को ऐसे ही सुनता रहा, और फिर मुझे सब समझ में आ गया। और फिर इसमें बहुत सारे लोगों की अलग अलग फिक्शनलाइज स्टोरी हमको दिखाई जा रही है। कुछ भी हो रहा है यार, कुछ भी। क्यों बनानी है तुमको फिक्शनलाइज स्टोरी? कुल मिलाकर मेरी साइड से इस शो को 00 आउट ऑफ 5। और प्लीज कोई तमन्ना भाटिया को एक्टिंग सिखाओ, प्लीज उनको कोई एक्टिंग स्कूल भेजो, और प्लीज उनको कोई समझाओ। चिल्ला कर गालियां बोलना एक्टिंग नहीं होती। फिर इस शो के बाद एक और बड़ा कचरा, द कचरा किंग, द फ्रीलांसर। और मुझे नहीं पता यार कि आजकल हॉटस्टार ने नेटफ्लिक्स जैसी भी उल्टियां और गोबर करना शुरू कर दिया है। नहीं मतलब आप लोग पहले एक नोटिफिकेशन डालो ना कि हम भी आज से कचरा और गोबर करना शुरू करेंगे, तो देखो मेरे जैसे लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा। बट खैर रिव्यू पर वापस चलते हैं। द फ्रीलांसर, ओवरऑल मैं आपको देखो 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा और फिर उसके बाद आप लोग डिसाइड करना कि आपको ये देखना है कि नहीं देखना है। पॉइंट नंबर 1, ये शो इस्लामोफोबिक है क्योंकि ये शो द केरला स्टोरी और गदर 2 का मिक्स है। गदर 2 में से उठाओ सनी पाजी को और केरला स्टोरी में से उठाओ अदा शर्मा को, और फिर जो कचरा निकलेगा वो ये कचरा होगा। पॉइंट नंबर 2, किसी भी चीज में लॉजिक नहीं है। मैं आपको 2 सीन एक्सप्लेन करूंगा। पहला सीन, इजराइल की इंटेलिजेंस सर्विस जिसका नाम है मोसाद, वो लोग हायर करते हैं एक इंडियन एक्स ऑफिसर को ताकि ये लोग काबुल जाएं और वहां जो यूनाइटेड स्टेट्स का एयरफोर्स बेस है वहां पर 200
200-300 लोगों से बच के और उनमें से भी एक इजरायली को ढूंढ के उसको न्यूट्रलाइज कर पाए, यानी कि उसको मार पाए। ओके, इसके बाद ये लोग अगले सीन में पहुंच जाते हैं। वहां पे एक हेलीकॉप्टर लेके बिना परमिशन के वो लोग लैंड भी कर जाते हैं। फिर वो लोग 7 बंदों को हेडशॉट देके मार भी देते हैं सबके सामने, किसी का ध्यान नहीं जाता है। और फिर ये लोग उस इजरायली को भी ढूंढ लेते हैं और उसके बाद उसको भी मार देते हैं। हे भगवान। दूसरा सीन, अनुपम खेर एक सीन में बैठ के बैले म्यूजिक सुन रहे होते हैं। इतने में प्रकट होते हैं इनके एक दोस्त, जो कि उनको लेक्चर देता है कि ये वाला म्यूजिक इतना फेमस क्यों है, क्योंकि ये म्यूजिक रिलीज होने के बाद ही इसके कंपोजर की डेथ हो गई थी। तो अनुपम खेर वापस उनको पूछता है कि भाई तेरा कहने का मतलब क्या है। तो वो आदमी बोलता है मैं वापस आऊंगा। एंड आई वाज लाइक, हैं क्या? पॉइंट नंबर 3, एवरीवन इज अ रोबोट। अगर तुमको रोबोटिक्स के चैप्टर्स में दिलचस्पी है तो ये शो तुम लोगों के लिए बना है। इस शो में कोई भी नॉर्मल तरीके से बात नहीं कर रहा, सब लोग रोबोट है। इसके अलावा मोहित रायना का टैलेंट दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। और प्लीज कोई जाके नीरज पांडे को नींद से उठाओ और उसको बोलो कि सर जी ग्रो अप। आपकी ऑडियंस वेंसडे फिल्म देख देख के, वो भी संडे को, वो भी रिपीट पे देख देख के बड़ी हुई है, पर आप बड़े नहीं हुए। तो ओवरऑल आज की तारीख में हमारे देश में जो भी हिंदू मुस्लिम वाली हालत चल रही है, ये शो उसी सिचुएशन और उसी इमोशन पे मोनेटाइज करने के चक्कर में, और ये लोग सक्सेसफुल भी हैं। ये देख लो इसकी रेटिंग। बट इस पूरे मामले में अगर आपके और मेरे विचार थोड़े से भी सिमिलर हैं तो प्लीज मत देखना ये शो। बाकी आप लोगों के ऊपर है, देखो आपको देखना है तो देखो, नहीं तो मत देखो। बट मेरी साइड से इस शो पर मैंने जो 3.5 घंटे बर्बाद किए, उसके लिए मैं इस शो को देना चाहूंगा 3.5 zeros out of 5। तो आज का वीडियो देखो यहीं पे खत्म करते हैं। ये सारे रिव्यूज अगर आपको लॉजिकल लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाओ भाई प्लीज। और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक बी ऑसम, बाय बाय।